हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज द डे 31 ऑफ आवर आंसर राइटिंग प्रोग्राम। सो आज इंटरनेशनल रिलेशन के दो क्वेश्चन थे, एक क्वाड के ऊपर था, ठीक है। और अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन बिम्स्टेक और सार्क के कोरिलेशन के ऊपर था। दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हाउ बिम्स्टेक एंड सार्क का जो बीच का डायनेमिक्स है उसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज द 15 मार्कर, इट इज़ रिलेटेड टू द क्वाड एंड ये 2020 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू द ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस इन द प्रेजेंट टाइम डिस्कस। तो एक सीधी सी स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछ रही है कि जो क्वाड ग्रुपिंग बनी थी उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक मिलिट्री अलायंस से। जब ये बना था तो इसको एक मिलिट्री अलायंस की तरह देखा जाता था, परंतु अभी ट्रेड ब्लॉक बनता जा रहा है। तो इसे डिस्कस करो, बताओ ये ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है। तो अब हमें बेसिकली 3 पेज भरने हैं। प्राइमा फेसी हमें देखने में लग रहा है कि जस्ट इट इज ए सिंपल स्टेटमेंट, और हम इसको किस तरह से 3 पेज भर सकते हैं। तो लेट्स सी कि इसके अंदर स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। सबसे पहले तो आप क्वाड के बारे में लिखेंगे, क्वाड है क्या चीज़, और उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे विद इन 1/3 ऑफ द पेज, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि क्वाड किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आप दिखाएंगे कि यह पहले मिलिट्री ब्लॉक कैसे था, उसके 6-7 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद आप ये दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रेड ब्लॉक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसके 6-7 पॉइंट लिखेंगे। देन यू विल राइट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली 3-4 रीजंस फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन इन एंड 4 लाइन्स ऑफ द कंक्लूजन विल कम। So let's start from its introduction. So introduction will be the definition of the Quad. That Quad is a convergence-based partnership among the 4 nations, that is the Australia, India, USA and the Japan. तो ये क्वाड की डेफिनेशन है एंड इट हैज़ द रोल। इसका रोल क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है। सेकंड, सिक्योरिटी ऑफ द ऑल रीजन एंड दिस इज अबाउट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड द डिजास्टर रिलीफ। थर्ड इज द इंफ्रा डेवलपमेंट। इसका एक गोल है, जैसे ब्लू डॉट इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है। तो मैंने इतने के अंदर इंट्रोडक्शन कर दी, हालांकि क्वाड के ऊपर लिखने को बहुत ज़्यादा है, बट जस्ट कीप इट टू दी 1/3 ऑफ द पेज। देन हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हैपन हो रही है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि ये पहले मिलिट्री ब्लॉक था और कैसे एक मिलिट्री ब्लॉक था। तो इसके अंदर बताएंगे कि जो क्वाड है, क्वाड इज कंसिडर्ड एज एशियन नाटो। जो क्वाड था उसको एशियन नाटो बोला समझा जाता था, तो काउंटर द एग्रेसिव चाइना। तो इस तरह से इसको एक मिलिट्री ब्लॉक समझा जाता था। सेकंड, जॉइंट एक्सरसाइजेज, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज थी, जैसे मालाबार हो गया, पैरायूज एक्सरसाइज विद द फ्रांस। तो ये एक्सरसाइज भी दिखाती थी कि इसका रोल एक मिलिट्री ब्लॉक का ही है। देन क्वाड प्लस विद कनाडा एंड द फ्रांस एंड द न्यूजीलैंड। क्वाड के बाद हम क्वाड प्लस की भी बात करने लगे थे, जिसके अंदर कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड था, और ये मिलिट्री बेस्ड बेसिकली इसके इनिशिएटिव्स थे। तो 3 पॉइंट्स ये हो गए। देन वी कम टू द फोर्थ पॉइंट कि दिस यूएसए हैज कंडक्टेड द फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन। तो ये भी दिखाता था कि इसकी थोड़ी मिलिट्री अप्रोच है। देन चाइनीज एयरक्राफ्ट विद द दिल्ली फ्लाईओवर वर टेस्टिंग द यूएसए एंड इट्स पार्टनर। कि क्वाड के बनने के बाद जो चाइनीज एयरक्राफ्ट थे वो हमेशा ताइवान के एयर स्पेस के अंदर चले जाते थे टू चेक द यूएस एंड इट्स क्वाड पार्टनर्स रिस्पॉन्स। देन मरीटाइम मिलिशिया, चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया था? दे डेवलप्ड अ मरीटाइम मिलिशिया ऑफ द 200 चाइनीज वेसल्स ऑफ द साइड चाइना सी। ये इसके अंदर आ जाएगा। देन फिफ्थ ये हो जाएगा कि they provided an agreement for the better military operations between the India and the USA। कि लाइक ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ था कि उन्होंने एक बेटर मिलिट्री ऑपरेशंस बेसिकली एग्रीमेंट मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हुआ था, इंडिया और यूएसए के बीच में हो गए थे, जैसे लियोमा, बीका, कोमकासा और सिस्मोवा। और 2+2 डायलॉग भी इंडिया ने क्वाड पार्टनर्स के साथ बनाया था, जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ। और मिलिट्री एक्सरसाइज बायलेटरल कैसे हुई थी? ऑस्ट्रेलिया के साथ ओसिंडेक्स एंड जापान के साथ जो जाइमेक्स थी वो एक बड़े लेवल पे होने लगी थी क्वाड बनने के बाद। तो ये सब पॉइंटर्स दिखा रहे थे कि किस तरह से जो क्वाड है वो एक मिलिट्री ब्लॉक है। फिर आप सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे कि हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्वाड फ्रॉम द मिलिट्री ब्लॉक टू द ट्रेड ब्लॉक इज हैपनिंग। तो सबसे पहले ट्रेड ब्लॉक में क्या किया था? क्वाड ने ब्लू डॉट नेटवर्क लॉन्च किया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को बढ़ाया जा सके, ट्रेड को बढ़ाया जा सके। सेकंड, क्वाड्स के जो डिफरेंट मेंबर्स थे और इंडिया और उन मेंबर्स के बीच में सप्लाई चेन रेजिलेंट इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जैसे इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ताकि जो ट्रेड को लेकर सप्लाई चेन्स हैं उनको बेहतर यूटिलाइज किया जा सके, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। देन India developed the trade policy form and the Australia formed an economic strategy for the India to boost trade। क्वाड के बनने के बाद इंडिया और यूएसए ने ट्रेड पॉलिसी फॉर्म बनाई थी ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़े, और ऑस्ट्रेलिया ने एन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फॉर द इंडिया डेवलप की थी ताकि ट्रेड को बूस्ट किया जा सके। देन डिफरेंट एग्रीमेंट्स क्या थे? एग्रीमेंट्स थे कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो था वो साइन किया गया था 2022 तक करना था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में हुआ,
ठीक है, तो ये दो जो थे इन्होंने क्वाड के बनने के बाद ट्रेड को बढ़ाया। देन अगर हम इंडिया को छोड़ दें तो एफटीए क्या था? एफटीए भी हुए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, एफटीए सिर्फ इंडिया और दूसरे देशों के बीच में नहीं हुए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एफटीए था। 97% ऑफ द जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट था दैट सिक्योरिंग द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फ्रॉम द जापान। देन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एफटीए हुआ था, तो उस एफटीए से टैरिफ 4.3% रिड्यूस हो गया था। 99% ऑफ यूएस गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड टू द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर्स थे, ये सारे पॉइंटर्स दिखाते हैं कि किस तरह ये ट्रेड ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मेन फोकस मिलिट्री ब्लॉक से ट्रेड ब्लॉक की तरफ जा रहा है। फिर हम बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली 2-3 पॉइंटर्स लिखेंगे डायग्रामेटिकली कि इसका रीजन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का। पहला रीजन तो है कि जो मिलिट्री एज एन कॉन्सेप्ट वो आउटडेटेड हो गया और चाइना बहुत एप्रीहेंसिव फील कर रहा था इस चीज से। सेकंड, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिफरेंट नेशन इकोनॉमिक ऑपरेशन के अंदर वो तब्दील हो रही थी। देन जनरेटिंग द स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मिंग टू द एशियन नाटो, कि ये ना एशियन नाटो में तब्दील हो रहा था, तो चाइना के फियर्स को एलिवेट करने के लिए इसको ट्रेड ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट किया गया। ठीक है, नाउ वी कम टू द कंक्लूजन दैट इंडिया शुड लिवरेज द क्वाड, कि इंडिया को क्वाड को लिवरेज करना चाहिए सो दैट दे कैन एक्सेस द यूएस टेक्नोलॉजी एंड जापान फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट टू गेट फुल आउट ऑफ क्वाड विजन, कि इंडिया को ना यूएस की टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए और जापान के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए क्वाड के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि वो इंफ्रा डेवलप कर सके और क्वाड के विजन को मीट कर सके। देन वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। 10 मार्कर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक और सार्क को यूज करते हुए क्वेश्चन बना दिया गया है। जनरली इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। देयर इज वन इंस्टेंस इन द लास्ट 8 or 9 years these organization were asked for the first time. So the question is, do you think the BIMSTEC is parallel organization like SARC? ये कह रहे हैं कि क्या आप सोचते हैं कि BIMSTEC is a parallel SARC की पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है? तो पहला पार्ट ये हो गया। देन सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन द टू, कि दोनों के बीच में जो बिम्स्टेक और सार्क है ना, इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है, उनके बीच में डिसिमिलैरिटी क्या है। और तीसरा ये है कि हाउ आर द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स विल बी रियलाइज बाय फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह से रियलाइज होंगे अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं। तो ये 3 पार्ट हैं। अब आप ये देखिए कि वी हैव जस्ट 150 वर्ड्स टू राइट और 2 पेजेस टू राइट, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं करना है कि भाई एक पार्ट को आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया एक पेज में, ठीक है, और दूसरे पार्ट को आपने आधे पेज में लिख दिया। तो नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन। सो हालांकि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर थोड़े ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ताकि आपको सारा कंटेंट दे सकूँ, बट अगर इस कंटेंट का आप 80-85% भी लिखती है तो दैट इज सफिशिएंट। So introduction is the BIMSTEC as regional. BIMSTEC was established as the regional multilateral organization in this 1977 as a bridge between the South and Southeast Asia. आपने BIMSTEC की definition लिखी. While SARC as intergovernment organization formed in 1985 for the development of the South Asian region. तो इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन में यही हो जाएगी कि जो बिम्स्टेक है वो है क्या। ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिज एक्ट करती है साउथ और साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बीच में। और जो सार्क है वो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1985 में बना था और वो साउथ एशियन रीजन्स के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी 4 से 5 लाइन्स की। उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट, और जब हमारे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं ना, लाइक यहाँ 3 क्वेश्चन है और हमारे पास इफेक्टिवली देखो सिर्फ 1.5 पेज है दिखाने के लिए, तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे 2 पार्ट ना आप डायग्राम से दिखा दो। जैसे ही आप डायग्राम से दिखाओगे ना आपका स्पेस बच जाएगा और आप एबल हो जाओगे सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए विद इन द पेज प्रोवाइडेड टू यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि बिम्स्टेक किस तरह से एमर्ज कर रहा है सार्क के पैरेलल। ठीक है, तो इसके पॉइंटर्स आप लिखेंगे कि बिम्स्टेक प्रोमिनेंस इज राइजिंग फ्रॉम 2016 उरी अटैक व्हेन द सार्क नेशन बाइकॉटेड द इस्लामाबाद समिट। 2016 में इस्लामाबाद समिट को जो सार्क का था उसको बाइकआउट किया गया था सार्क नेशन ने, तब से बिम्स्टेक की रेलेवेंस बढ़ गई और एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ये बना उसके। देन इफेक्टिव रीजनल ग्रुपिंग है ये एज कंपेयर टू दी सार्क, क्योंकि बिम्स्टेक नेशंस हैज कोऑर्डियल रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ वी कम टू दी थर्ड पार्ट दैट क्लबिंग द बिम्स्टेक डिवीजन विद द सार्क इन द मिनिस्ट्री। ठीक है, इससे भी लगता है कि एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क की। फिर क्या हो जाएगा कि स्टैग्नेशन ऑफ द सार्क ड्यू टू द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। जो सार्क का ना स्टैग्नेशन हो रहा है इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो बिम्स्टेक का इमरजेंस हुआ और एक पैरेलल बॉडी सार्क की तरह देखे जाने लगी। फिर हम सेकंड पार्ट के ऊपर आएंगे कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज क्या है दोनों के बीच में, कि इसके कॉमन मेंबर्स हैं। आप दोनों के कॉमन मेंबर्स के नाम लिख दो, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश। फिर ये लिखो कि दोनों का पर्पस है इंटर रीजनल कॉपरेशन। ये इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनका पर्पस भी इंटर रीजनल कॉपरेशन है। देन थर्ड है बोथ फोकस ऑन द इकोनॉमिक रीजनल कॉपरेशन, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
कि जो दोनों है वो फोकस करते हैं रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर, जैसे एजुकेशन हो गया, साइंस हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, फिर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है कि सार्क एक साउथ एशिया ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वही कि बिम्स्टेक जो है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करता है। फिर दूसरा क्या हो गया, सार्क का है एफटीए, वाइल बिम्स्टेक का एफटीए नहीं है। सार्क एक ऑब्जर्वर है यूएन का, बट बिम्स्टेक इज नॉट ऑब्जर्वर ऑफ यूएन। देन फोर्थ इज सार्क फोकस ऑन द टेरिटोरियल कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल बीबीआईएन, वाइल बिम्स्टेक फोकसिंग ऑन द मैरीटाइम कनेक्टिविटी। तो ये 4 डिफरेंसेस आपने लिख दिए, लिखने को तो आप 6-7 भी लिख दें, बट हमारी जरूरत इतने की ही है, इतना ही हमारे पास पेज है। नाउ वी कम हाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव आर रियलाइज बाय द बिम्स्टेक, की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो बिम्स्टेक कैसे रियलाइज करेगा, उसको हेल्प कैसे करेगा। सबसे पहले तो एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, फॉर एग्जांपल आईएमटी हाईवे। सेकंड क्या है कि इट विल, ये एक स्टेबल ग्रुपिंग है विद कोर्डियल रिलेशन, एंड दिस इज रियलाइजिंग द गुजराल डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। थर्ड क्या हो जाएगा कि दिस हेल्प टू इस्टेब्लिश द कनेक्ट विद द आसियान। ठीक है, कि आसियान इज द फोकल पॉइंट ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी, तो ये हेल्प करेगा कि आप आसियान के साथ बेहतर रिलेशन बनाएं। देन फोर्थ इज बिम्स्टेक ब्रिंग्स इंडिया क्लोज टू द मेकोंग रीजन एंड बे ऑफ बंगाल। जो बिम्स्टेक है इट इज इन द साउथ ईस्ट रीजन, so it will allow India to have connectivity with the Mekong region and the Bay of the Bengal, that is in line with the Look East policy. तो लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की एक इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है। देन बिम्स्टेक हैज द ग्रेटर ट्रेड पोटेंशियल देन द सार्क, तो ट्रेड क्रिएशन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। देन इन लाइन विद द इंडियन गोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्या कि जो ये है, दिस इज जो ये इनिशिएटिव है, दिस इज इन लाइन विद द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, जो इंडिया का रोल है उसको रियलाइज करेगा और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेगा नेबरिंग कंट्रीज के अंदर। तो इस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेगा। देन हम कंक्लूजन की तरफ जाना है, तो कंक्लूजन थोड़ा सा टेक्निकल बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो आई राइट की मोर ओवर द लिमिटेशंस लाइक देयर इज नो एफटीए एग्जिस्टिंग, एंडिंग द एपिसोडिक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, लाइक 4 समिट हुए हैं अभी तक, और अभी तक कोई डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं किया बिम्स्टेक को ओवरसीज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने। सो दिस शुड बी प्लग्ड, दिस लिमिटेशन, सो दैट वी रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस ग्रुपिंग। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि दोनों क्वेश्चन किस तरह से कॉम्प्रीहेंड करने हैं, राइट करने हैं, स्ट्रक्चर करने हैं। ऑल द बेस्ट।